Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट टाइम में ही हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.1 कवर किया था। आप लोगों को पता ही चल गया था कि हम लोगों को क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ये मैंने लास्ट टाइम में ही आपको बता दिया था। आज हम लोग उन्हीं लीनियर इक्वेशंस के ही ऊपर हम लोग मॉडिफाई क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब और हार्ड थोड़े से, पिछले टाइम से थोड़ा सा मॉडिफाई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज मिलेगी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन में बनाकर, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। राइट फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट 5.2 के अंदर आज आपको वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़नी है। मैंने लास्ट टाइम में ही आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सिखा दी थी। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। राइट स्टूडेंट्स, आज उसके आगे हम लोग देखेंगे कि इन लीनियर इक्वेशंस को बनाया कैसे जाता है। अगर लाइफ में कोई कंडीशंस फंस जाती है तो उसको लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है और उसका सॉल्यूशंस कैसे निकालना है, इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ही साथ में स्टार्ट करेंगे। थ्योरी के अंदर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस को बस बनाना आना चाहिए, वर्ड समझने आने चाहिए। जितनी भी चीज़ें होंगी वो समझाते चलेंगे। आप क्वेश्चंस को पढ़ो, फील करो और कौन सी क्वेश्चन बना सकते हो उसके ऊपर थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करो। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन लोगों ने ये कहा है कि इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज़ नोट एंड सम 10 रुपीज़ नोट। मतलब एक एनवेलप है, उसके अंदर कुछ 5 रुपए के नोट हैं और कुछ 10 रुपए के नोट हैं, हमें नहीं पता कितने नोट हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर 350 रुपीज़। अगर हम टोटल अमाउंट देखें कि 5 रुपीज़ के नोट का टोटल अमाउंट और 10 रुपीज़ के नोट का टोटल अमाउंट, तो सब मिलाकर हमारा 350 रुपीज़ होता है, मतलब 350 रुपये मिलता है। Number of 5 rupees notes are less by 10 than number of 10 रुपीज़। ओके, इन्होंने बोला जो 5 रुपीज़ वाले नोट हैं उनका जो नंबर होगा, वो जितने भी नोट होंगे, मान लो 15 नोट हुए, ठीक है, तो जो 10 नोट होंगे ना, 10 रुपए वाले नोट होंगे, उनसे ये 10 कम होंगे। क्या होंगे? 10 कम रहेंगे। 5 रुपए वाले 10 रुपए वाले नोटों से 10 नोट कम रहेंगे, ऐसा इन्होंने कंडीशन दी है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ नोट्स, ऐसा इन लोगों ने बोला है। अच्छा ठीक है, कंडीशन बेटा देखो यहाँ पे बात ये आती है कि कंडीशन बहुत ज़रूरी है। कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। उस कंडीशन से ही, जो कंडीशन ये लोग देंगे ना, उसी कंडीशन से ही आपका सॉल्यूशन बनेगा और उस कंडीशन को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, कितनी समझदारी के साथ अप्लाई करो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझने वाली बात है। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ इसमें कंडीशन क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि ये बताओ कि अगर मैं ये कहूँ आपके पास में ये एक एनवलप है स्टूडेंट्स, इसमें 5 रुपीज़ की नोट पड़ी हुई है। कितनी? 5 रुपीज़ की नोट है। और ये 5 रुपीज़ की नोट 5 हैं आपके पास में। कितने हैं स्टूडेंट्स? 5 हैं। तो बताओ, ये बताओ कितने रुपए कितने हो गए टोटल? तो आप कहोगे सर 25 रुपए हो गए। 5 रुपीज़ की नोट थी, कितनी नोट थी? 5 नोट थी। टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। कैसे निकाला? आपने कहा 5 रुपीज़ की नोट है। कितनी है? 5 रुपीज़ की। नंबर ऑफ नोट कितने थे? नंबर ऑफ नोट, जितने भी नंबर ऑफ नोट होंगे उनको उसी रुपीज़ में से क्या कर देना है? मल्टीपल कर देना। अगर 10 होते तो 10 5 जा 50 आ जाता है। अगर 10 नोट होती तो 10 5 जा 50 रुपीज़ आता। अगर 20 नोट होती तो 20 5 जा 100 नोट आता। मतलब टोटल अमाउंट निकालने के लिए, टोटल अमाउंट ये जो आया है, इसको निकालने के लिए क्या समझ में आता है? हमें यह समझ में आता है कि जितने रुपए का नोट है वो लीजिए और जितनी नोट है, नंबर ऑफ नोट्स, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका टोटल अमाउंट बनकर तैयार हो जाता है। क्या इतनी कहानी समझ में आई आपको? अगर ये चीज़ समझ में आई है तो अब जरा मेरे साथ काम करो। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो 5 रुपए वाले नोट हैं वो लेस हैं, 10 लेस हैं। किससे? 10 रुपीज़ वालों से। तो हमें तो नहीं पता भाई कि 10 रुपीज़ वाले कितने थे।
है ना। अगर मान लो 10 रुपीज वाले नोट 50 होते, सपोज दैट 50 अगर होते, तो 5 रुपए वाले जो नोट थे वो उससे कम थे। कितने कम थे? 10 कम थे, मतलब वो 40 हो जाएंगे, है ना। 10 वाले नोट 50 थे तो वो 40 हो गए। अगर 10 रुपए वाले नोट 35 होते तो 5 रुपए वाले नोट 10 कम थे उससे, तो कितने हो जाते? 25 हो जाते। काम किसका पड़ रहा है? 10 रुपए वालों का। अगर 10 रुपए वाली नोट हमें पता चल जाए कि कितनी है, तो हम लोग आराम से बता पाएंगे, 10 कम कर देंगे और बता पाएंगे कि 5 रुपए वाले नोट इतने होंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लेट करने की जरूरत है? लेट नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स कितना आएगा स्टूडेंट्स, बता सकते हो? हमें लेट करना, हमें पता नहीं है कितना है, हमने लेट कर लिया कि वहां पर नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स जो है वो x है। अगर ये x है तो 5 रुपीज वाले नोट कितने थे ये भी बता दो। इससे हमेशा 10 कम रहेंगे। तो x थे, अगर x मान लो 50 होता तो 10 कम मतलब 50 माइनस 10 करते। इसी तरह से हम कहेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स कितने आ जाएंगे? x माइनस 10, मतलब 10 रुपए वाले नोट की संख्या से 10 कम रहेंगे हमेशा। ठीक है, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है स्टूडेंट्स, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन बनेगी कैसे, जरा इसके बारे में सोचो, है ना। अब ये बताओ मुझे, अगर मैं ये कहूँ, अभी अभी मैंने आपसे कहा ही था कि एक एनवेलप है, 5 रुपए के नोट पड़े हैं, 10 रुपए के नोट पड़े हैं उसके अंदर। अब हमें नहीं पता भाई कितने पड़े हैं, लेकिन हम अगर एक कहानी आपको समझाएं कि अगर ये नोट आपके टोटल होते 5 और ये टोटल नोट होते 15, सपोज करो, सिर्फ सपोज करो, अगर ये 5 नोट हुए तो आपने कहा सर टोटल 25 रुपीज बनेगा। अगर ये 15 नोट होते तो आप कहते सर टोटल 150 रुपीज बनेगा। तो टोटल कितना रुपीज है उस लिफाफे के अंदर? उसके अंदर है 175 रुपीज नोट। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं? हम लोगों को ये पता चल गया कि अगर टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है तो हमको नंबर ऑफ नोट इनटू रुपीज, ठीक है, जितने रुपए का नोट है, जितने रुपए का नोट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 10 रुपए के नोट x है, यहाँ 10 रुपए के नोट 15 थे तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह 10 रुपए के नोट x है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने 80 क्यों लिखा है आप समझना इस बात को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा था टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट लिफाफे के अंदर 350 रुपीज होगा। तो टोटल अमाउंट आए कैसे? हमें 10 रुपए वाले कितने नोट थे उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 10 रुपए वाले x नोट थे, इसलिए मैंने 10 रुपए को x से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस साथ ही साथ हमें 5 रुपीज वाला नोट भी ऐड करना चाहिए। तो 5 रुपीज टोटल कितनी थी? 5 रुपीज के जो नोट थे वो x माइनस 10 थे। तो मैंने कहा 5 रुपीज के नोट x माइनस 10 थे, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और टोटल जोड़ दो, तो आपका टोटल रुपीज कितना आना चाहिए? 350 रुपए आना चाहिए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बहुत तसल्ली से समझो, ठीक है। यहाँ पर इससे ज़्यादा इजी अब कुछ नहीं हो सकता था, इतनी डिटेल में बताया है, आपके लिए यही अच्छा है। आप कोई वो नहीं पढ़ रहे हो, कंपटीशन नहीं पढ़ रहे हो, आप एकेडमिक पढ़ रहे हो ना, तो आपको डिटेल में पता चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट तरीके ढूंढने की कोशिश मत करो, जो डिटेल में आपको बताया जरा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करके आना है। अब जरा ये बताओ कि ये तो हो गया 10x प्लस 5x माइनस 50, ठीक है, इज इक्वल टू 350। 10x और प्लस 5x कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आ गया 15x, 50 को उधर लेके गए, 350 प्लस 50 मतलब कितना हो गया स्टूडेंट्स? 400 रुपीज आएगा। और यहाँ पर आप क्या करो, 4x इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 15, कितने से लेस होगा? कितने नंबर कम होंगे बताओ जरा, बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से आना चाहिए 5 2 5 3 15, 5 से कट करोगे 8 टाइम 80/3। कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है क्या स्टूडेंट्स? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ चल रही, नहीं तो आंसर पूरा आ जाना चाहिए था। कितने नोट आने चाहिए थे ये हमें पता चल जाता। देखें एक बार जरा क्वेश्चन जरा एक बार रीड कर लें, क्योंकि यहाँ पर 3 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए था और डिवाइड हुआ नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, 5 रुपीज़ के नोट एंड 10 रुपीज़ के नोट हैं। टोटल अमाउंट जो है
वो कितना है 350 रुपये। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस देन नंबर ऑफ 10 लेस देन नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट एंड 10 रुपीज़ नोट। तो क्या प्रॉब्लम हो गई, हमने यहाँ पे 10x कर दिया, ठीक है। 5 इंटू एक्स माइनस 10 इतने नोट थे, टोटल 350 रुपये। ये 10x, ये 5x, 10 5 से 50, यहाँ पर आ जाएगा 350। बिल्कुल ठीक चल रहा है। 10 और 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास में 15 आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद में ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 400। 15 से डिवाइड करेंगे, 80 अपॉन 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40। तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए था। मुझे 1 मिनट देना, मैं देख लेता हूँ ज़रा क्या प्रॉब्लम हो गई है इसमें। एक्चुअली में क्या है ना स्टूडेंट्स की, इस क्वेश्चन के अंदर ना इन लोगों ने वर्डिंग में गलत कर दिया है, और उसी वजह से हमारा जो आंसर है यहाँ पर फिक्स आंसर नहीं आ रहा है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है। वर्डिंग में क्या गलती की है ये मैं आपको बताऊँ तो इन लोगों को ना यहाँ लेस देन नहीं, यहाँ बोलना है ग्रेटर देन। क्या बोलना है, ग्रेटर देन बोलना है। मतलब नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर 10 ग्रेटर देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, ऐसा इनको बोलना था। लेस देन नहीं बोलना है, ग्रेटर देन बोलना है कि वहाँ 5 रुपये के जो नोट हैं वो ज़्यादा हैं, 10 नोट ज़्यादा हैं, ठीक है। जब आप इसको 10 नोट ज़्यादा मान के करोगे ना तो आपका आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट होते ही यहाँ पर आपको मिलेगा 300, जो कि क्या होता है हमारा 50 से डिवाइड होता है ना, 15 से डिवाइड होता है हमारा, और डायरेक्ट हमारा आंसर निकाल कर देगा कितना, 15 2 जा 30। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 20 आ जाएगी। बताओ ये कोई प्रॉब्लम आई इसमें? प्रॉब्लम तो थी ही, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें वर्डिंग में प्रॉब्लम कर दी है इन लोगों ने, क्वेश्चन जो है सही से प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। लेस की जगह ग्रेटर बोलना चाहिए तो आपका आराम से आंसर मैच करेगा। बताओ ये बात समझ में आ गई? तो नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट जो था वो हमारा x की वैल्यू 20 आई है, और साथ ही साथ अगर हम लोग 5 रुपीज़ वाले नोट्स देखेंगे तो 20 + 10 मतलब कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलें आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या इन लोगों ने बोला है और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आप लोगों को इस बार फ्रैक्शन वैल्यू दे दी गई है, और क्वेश्चन नंबर फ्रैक्शन वैल्यू जो होती हैं उनको हम लोग x और y मानकर सॉल्व करेंगे। हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास मान लेते हैं जो x एक फ्रैक्शन है वो कौन सा है हमारे पास, x/y। लेट अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, इतना ही हमको मानना है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि हमारे पास में और क्या क्या इन लोगों ने कंडीशंस दी है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 1 कम है, ऐसा इन लोगों ने कहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज दिस। ओके, अब इन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग इसमें एक जोड़ दें और एक घटा दें, ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने हमसे ये कहा था कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, ठीक है, ऐसे समझो, मैंने यहाँ पर आपसे क्या कहा था, ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर, ऐसा बताया था। फ्रैक्शन में ऐसा ही होता है। हमने अभी लेट नहीं किया, आप लेट मत करो, ठीक है, लेट नहीं किया यहाँ पे, वो हमने बिना पढ़े क्वेश्चन कर दिया था, इसलिए मैंने कहा लेट करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग अलग है, तो हम क्या कहेंगे, इन्होंने हमसे कहा था कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 1 कम है। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के, तो न्यूमरेटर कितना है स्टूडेंट्स, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x हो गया। अगर न्यूमरेटर तुम्हारा x है, सपोज करना अगर x है, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो इसके ट्वाइस से 1 कम रहेगा। मतलब
डिनोमिनेटर इज इक्वल टू इसके ट्वाइस से क्या एक कम रहेगा। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन बनेगा हमारा फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर हमने हमारे पास ये हो गया। लेकिन अगली बार में ही इन्होंने थोड़ी ही देर बाद ये कह दिया कि अगर हम लोग इफ वन इज एडेड, वन क्या करना है, ऐड करना है। किस में ऐड करना है स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड करना है। तो आप जरा इस क्वेश्चन को भी समझो कि हमको ऐड करना है, ऐड वन in numerator and denominator respectively। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही ऐड कर दो। तो क्या होगा ऐड करने के बाद में? हो जाएगा x प्लस वन अपॉन 2x माइनस वन और प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, x प्लस वन अपॉन 2x आ गया। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर ऐसा करते हो, अगर ऐड करते हो, तो इन्होंने कहा था जो फ्रैक्शन बनेगा वो हमारा 3:5 का रेशियो होगा। तो ये जो फ्रैक्शन बना है ये किसके रेशियो में है? 3:5 का रेशियो। यहां से जरा x की वैल्यू सॉल्व करा के बताओ स्टूडेंट्स कितना आ रहा है। तो x इसको उठा के इधर भेज दो, मतलब 5x प्लस 5 इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 6x। बताओ ये बात समझ में आई? थ्रू 3 जा 6, 5 को इधर भेज दिया तो ये मल्टीपल हो गया। 5x को इधर भेजो तो आएगा 6x माइनस 5x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। बताओ ठीक है। तो x जो हम लोग लेकर चले थे न्यूमरेटर, वो कितना आ गया हमारे पास में? 5 आ गया। क्या कोई प्रॉब्लम आई यहाँ पर? अगर यह हमारा 5 आ गया तो डिनोमिनेटर जो था स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर वो कितना था? 2x माइनस 1। सो 2 इंटू 5 माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब 5 एंड 9 दो तरह की वैल्यू आएंगी। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारे पास में? फ्रैक्शन जो होगा एक्चुअल में 5/9 होगा। दैट इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह से? हाँ, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके तुरंत बता सकते हो। ठीक है, चलते हैं। द डिनोमिनेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34। प्रियंका और दीपिका की जो एज है वो 34 है। अगर ऐड करेंगे तो प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। अच्छा ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या बोलते हैं ये। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन चला गया। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years, देन फाइंड देयर टूडेज एजेस। प्रियंका जो है वो दीपिका से 6 years एल्डर है, मतलब छोटी है। ठीक है, प्रियंका छोटी है ये याद रखना, तो मतलब दीपिका बड़ी हुई। दीपिका बड़ी हुई, प्रियंका छोटी है, मतलब उनका अगर एज डिफरेंस निकालेंगे तो वो 6 years आएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। और अगर सम कर देंगे उनकी एजेस का तो 34 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन को करने से पहले आप अपने माइंड में सोचो हमें लेट क्या करना चाहिए। क्या दोनों चीजें ही लेट करनी चाहिए हमें? हाँ बताओ मुझे, क्या दोनों चीजें लेट करने से आंसर आ जाएगा? तो मैं ही आपको बताता हूं, यहाँ पे जो लेट करने वाला किस्सा है स्टूडेंट्स, वो आपको कुछ ऐसे समझना चाहिए कि यहाँ पर उनकी एजेस का सम कितना है? 34 है। हमको किसी की एज नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की एज मान लेंगे और दोनों को ही ऐड करके 34 रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये कहा क्वेश्चन नंबर 3 में, लेट एज ऑफ दीपिका इज इक्वल टू x एंड एज ऑफ, और कौन था, प्रियंका थी क्या, प्रियंका इज इक्वल टू y। ये इनकी एज प्रेजेंट एज है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना। हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं, कभी पास्ट और फ्यूचर नहीं जल्दी लेट करते हैं। ठीक है, करते हैं बट जल्दी नहीं करते, जब कंडीशन देखी जाती है उस हिसाब से करते हैं। हमें आज की एज चाहिए तो हमने आज की एज लेट कर ली। और ऐसा कहा है कि इन लोगों की एज का जो सम है वो 34 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो सम ऑफ देयर एजेस
इज इक्वल टू 34, ऐसा इन लोगों ने कहा है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। एनी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि जो दीपिका है, सॉरी प्रियंका जो है वो एल्डर है। एल्डर है मतलब छोटी है, किससे छोटी है, दीपिका से। कितनी छोटी है, 6 इयर्स। दीपिका क्या है, बड़ी है, तो हम लोग बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना। उनकी एजेस का डिफरेंस कितना है, उनकी एजेस का डिफरेंस 6 इयर्स है। 6 इयर्स है तो मतलब बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दो। तो दीपिका बड़ी है, तो दीपिका कौन है, एक्स है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ their ages, तो कितना है स्टूडेंट्स, वो 6 इयर्स है। दोनों में 6 साल का फर्क है। तो दीपिका बड़ी थी तो हमने दीपिका वाला पोर्शन क्या कर दिया, पहले रखकर माइनस कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप जरा बताओ, मैंने आपको लास्ट टाइम में ये 2 टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था। लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर है तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो या एलिमिनेशन लगा लो, 2 टाइप के मेथड होते हैं, दोनों ही टाइप से आंसर आ जाएंगे। तो मैं सीधा एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको ये सिखाया था कि आपको जो चीज़ एलिमिनेट करनी है आप उसको टारगेट करो, उसके कंपोनेंट इक्वल करो और फिर उसमें प्लस माइनस करो। तो देखो टारगेट मैंने किया y को, कंपोनेंट ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब प्लस करूं या माइनस, तो बेटा पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो प्लस माइनस होके y खत्म। तो मैं क्या कहूंगा, ऐड इक्वेशन 2 and 1। तो जैसे ही ऐड करोगे, मैं डायरेक्ट बताता हूं, x और x को ऐड करते ही आपको मिलेगा 2x, y में माइनस वाई ऐड किया मतलब दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, इज इक्वल टू में 34 में 6 ऐड करोगे आ जाएगा 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। मतलब दीपिका जो थी वो कितनी है, दीपिका जो है वो 20 है। बताओ ये बात क्लियर हुई। अगर दीपिका 20 है तो जो प्रियंका थी 6 साल छोटी थी, उससे एल्डर थी ना, तो मतलब वो 14 ईयर की रही होगी। बट हम ऐसे तो बता नहीं सकते, हमको इक्वेशन सॉल्व करानी पड़ेगी। ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी, y की ही वैल्यू प्रियंका थी, ठीक है। चलो बताओ, तो मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2 में पुट करवा दिया स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू +6। इसको उठा के उधर ले जाओ तो 6 माइनस 20 मतलब -14, एंड ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, देखो 14 आंसर आ गया। दैट इज योर आंसर, है ना। कितना इजी है ना इजी। तो क्वेश्चंस को समझो, वर्ड्स को समझो और आंसर ले आओ, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, अगर तब भी नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करो, इससे ज़्यादा अच्छा मंत्र मैथ में और कुछ है नहीं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी बताओ आके मुझे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं तो सेशन को लाइक करो जल्दी जल्दी। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, द टोटल नंबर ऑफ लॉयंस एंड पीकॉक्स इन सर्टेन जू इज 50। फिर से वही बात आ गई, टोटल नंबर ऑफ पीकॉक एंड लॉयन को जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज दिस। ओके, अब आई है मजा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मजा क्या आई है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना। तो भाई टोटल नंबर ऑफ कितने हैं हमें तो नहीं पता, कितने पीकॉक हैं और कितने क्या हैं हमें पता है क्या, नहीं ना। तो जरा इस बारे में बात करो। हमने किया लेट, क्या लेट किया, नंबर ऑफ लॉयंस इज इक्वल टू एक्स है। नंबर ऑफ लॉयंस कितने हैं, एक्स है। फिर नंबर ऑफ पीकॉक कितना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीकॉक वाई लेट कर लो तो वाई हो गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अरे भाई अब ये बताओ, अगर एक्स लॉयन है वाई पीकॉक है तो दोनों मिलकर कितने हैं, दोनों मिलाकर हैं, कहाँ चला गया फिर क्वेश्चन चला गया मेरा, 50। दोनों मिलाकर है 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो हमने कहा दोनों को जब ऐड करोगे तो आएगा टोटल 50। ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने किया है ये, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो दोनों मिलाकर 50 हैं, बट इन्होंने कहा सम ऑफ देयर लेग्स, अगर इनके पैरों को जोड़ा जाए तो वो 140 हैं। कितने हैं? 140। शेर के पास कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। अच्छा, पीकॉक के पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर सबके पैरों को जोड़ दोगे तो 140 आएगा। अच्छा, आप मुझे जरा ये सोच के बताओ, शेर थे कितने जंगल में? हमें तो पता नहीं, हमारे हिसाब से तो x थे। अब x का क्या करोगे? अगर 10 होते तो हम सीधा सीधा हिसाब लगा लेते, 10 4 जा 40 लेग हो जाएंगे। अगर 5 होते तो 5 4 जा 20 लेग हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप क्या करो, जितने भी लेग तो 4 ही है ना, और जितने भी शेर हैं, जितने भी लॉयन है, उसको उसके पैरों से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों बेटा? क्योंकि हर एक के पास 4 पैर है, और अगर 10 हुए तो 10 4 जा 40, हर बार 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ लॉयंस एंड नंबर ऑफ लेग्स, तो लेग्स तो 4 होने ही है भाई, उससे ज्यादा कम ज्यादा तो होंगे नहीं, है ना। फिर उसके बाद अच्छा ऐसे समझो, अगर 50 शेर होते, वैसे तो 50 तो टोटल ही है, 50 तो नहीं होने वाले, 50 शेर होते तो 4 के हिसाब से 54 जा 200 पैर हो जाते। लेकिन अब हमने ये बात समझ में आ गई कि अकॉर्डिंग टू, अगर क्वेश्चन अगेन हम लोग बात करें, क्या करें? अगेन बात करें तो 4 लेग है एक शेर के पास में, टोटल शेर है x, तो टोटल पैर आ गए, ठीक है। बट पीकॉक हमारे पास में है y, और एक पीकॉक के पास में 2 पैर हैं, तो हमने कहा 2 पैर ऐड कर दो। अगर 10 पीकॉक हुए यहाँ पे, अगर y जो है 10 हुए तो 10 2 जा 20 पैर आएंगे। अच्छा, x कितना? x मान लो अगर 10 हुआ तो 10 4 जा 40 पैर आएंगे। जितने भी होंगे उतने पैर निकल आएंगे आराम से, और टोटल ऐड करके हमें पता चला कि 140 पैर हैं वहां पर, है ना। टोटल कितने पैर हैं? 140। चलो अब आगे समझो इस बात को, 140 सही आंसर। फिर उसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेता हूं भाई। मैंने यहां x की वैल्यू को 50 माइनस y बना लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। x की वैल्यू को क्या कर दिया? 50 माइनस 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 50 माइनस y, तो पुट कर दो बेटा 4 50 माइनस y प्लस 2y इज इक्वल टू 140। सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है स्टूडेंट्स, जरा समझना, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहाँ पे जरा पुट किया हमने तो कितना आएगा आप बता सकते हो? इसको मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा, यहाँ 4y, यहाँ पर 2y प्लस के साथ में ये y, यहाँ पे सॉल्व कर दो, हमारा कितना आ गया? माइनस 2y। तो हमारे पास में 200 माइनस 2y इज इक्वल टू 140। इसको उधर माइनस में ले चलो तो हो जाएगा 140 माइनस 200, कितना बच गया स्टूडेंट? 60 माइनस 2y, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 इंटू 30, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 आ गया। बताओ ये बात क्लियर? y की वैल्यू 30 आ गई, मतलब पीकॉक तो 30 हैं, तो टोटल जानवर कितने थे? 50 थे, तो बचे हुए जानवर कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे जो लॉयन थे। अगर हमको ऐसे तो समझ में आ गया, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से कैसे आएगा? हमने कहा पुट, क्या पुट कराना है? y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में पुट कराओ स्टूडेंट्स, क्या आएगा बताओ? तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू 50 माइनस 30 मतलब 20, तो लॉइन कितने आ गए? 20 आ गए। दैट इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? किसी भी तरह से कोई दिक्कत? चलें आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब वर्ड्स प्रॉब्लम है, आप जरा समझो क्वेश्चंस को, एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ वर्डों को चेंज किया जा रहा है और कुछ नहीं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम लोग। संजय गेट फिक्स्ड, संजय जो है कुछ फिक्स कर रहे हैं, जरा समझते हैं वो क्या फिक्स कर दे रहे हैं, है ना। दुनिया ही कुछ ना कुछ फिक्स कर रही, संजय ने भी कुछ फिक्स किया है, और जरा देखते हैं जरा उनके हिसाब से क्या फिक्स हो रहा है। तो संजय गेट्स फिक्स मंथली इनकम, उन्होंने मंथली इनकम फिक्स की है अपनी। एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, उनकी कुछ जो सैलरी है वो बढ़ती है, इंक्रीमेंट होता है उसमें। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज 4500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्होंने जरा ऐसे समझो, हर साल जो है कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है, बट मंथली सैलरी जो है 4 साल बाद जो है उनकी 4500 बनती है। आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी become 5400 rupees. Then find original salary and yearly.
इंक्रीमेंट कितना हो रहा है ये आपको बताना है। चलो बताओ कैसे होगा। इन्होंने कहा कि 4 साल में उनकी सैलरी हो जाती है 5400 रुपीज़ और 10 साल के अंदर कितनी हो जाती है, चलो सॉरी, पहले होती है 4500 फिर होती है 5400। जरा बताओ किस तरह से आंसर ला के दिखा सकते हो, कितना बढ़ रहा है आप बता सकते हो क्या? मैं बताता हूँ। हर साल इक्वल ही तो बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, बताओ मुझे, हर साल इक्वल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना? अगर इक्वल जैसे मेरी बात को समझो, अगर मैंने कहा पहले एक साल में जो है 10 रुपए बढ़ते हैं, जरा इस बात को अच्छे से समझना। अगर एक साल में 10 रुपए बढ़ते हैं तो 5 साल में कितने रुपए बढ़ गए? 50 रुपीज बढ़ गया। बताओ बात समझ में आई? कितने रुपए बढ़ गए? 50 रुपीज बढ़ गए। ले और उसी जगह अगर एक साल में 10 रुपए बढ़ते तो बताओ 30 साल में कितने रुपए बढ़ गए? तो 30 साल में हर साल जब 10-10 रुपए बढ़ रहे हैं तो 30 × 10 तो मतलब 300 रुपीज टोटल 10 साल के बाद हो जाएगा, है ना? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जरा इस बारे में मुझे बताओ। ठीक है, इतनी बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इन्होंने कहा 4 साल बाद जो उनकी इनकम थी वो हो जाती है 4500। अब जरा यहां पर ये बताओ पहले साल में कितना हुआ होगा? हमें नहीं पता पहले साल में कितना हुआ है। तो जो क्वेश्चन को करने का तरीका रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा कि आप उसको लेट कर लो। क्या लेट करना है मैं आपको बताता हूं। आपने ईयरली इंक्रीमेंट लेट कर लिया, अगर y रुपीज़ है तो 4 साल बाद कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, जरा इसको लेट कर लो। फिर उसके बाद आपकी मंथली इनकम है कितनी, ये भी लेट कर लो, है ना? मैंने कहा लेट मंथली इनकम इज इक्वल टू x और ईयरली इंक्रीमेंट कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? ईयरली इंक्रीमेंट इज इक्वल टू y। तो बेटा ये बताओ अगर पहले साल के हर मंथ में x रुपए मिल रहा था तो एक साल बाद उसको y रुपए मिल गया एक्स्ट्रा, फिर दूसरे साल में भी 2 y रुपए, फिर तीसरे साल में भी y रुपए, 4 साल में y रुपए मिल गया। अब अगले साल जो 4 साल बाद इंक्रीमेंट हुआ वो 4500 रुपीज टोटल बन गया, है ना? तो ये बताओ कि पहले साल में तो मिला x रुपए इंक्रीमेंट, मतलब सैलरी तो मिली ही मिली, साथ ही साथ 4 साल बाद और जब आगे बढ़ के गए तो सैलरी तो जो थी वो मिल ही रही थी, साथ ही साथ इंक्रीमेंट भी होता जा रहा था। 4 साल में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा? तो हर साल जब y हो रहा था तो हर साल में y इंक्रीमेंट होता जा रहा था और कितना इंक्रीमेंट बन गया? 4y। और टोटल मिला के जो मंथली एक्सपेंड बना वो कितना? 4500 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने काम किया। अगेन अगर मैं आपको फिर से समझाऊं, फिर इन्होंने कहा अगेन 10 साल बाद की बात कही थी कि नहीं? कितना कहा था इन्होंने? 10 साल बाद कितना हो जाता है? 5400, है ना? आफ्टर 10 ईयर्स। चलो देखो, तो आफ्टर 10 ईयर्स यहां पे जरा इस बात को समझो स्टूडेंट्स। x + 10y इज इक्वल टू 5400। क्या यहां पे कोई दिक्कत है किसी भी तरह से? बताओ। हाँ स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है क्या? x + 4y 4500, x + 10y 54। 10y क्यों किया आपको पता चल रहा है? जब 4 साल बाद गए थे तो 4500 था और जब 10 साल बाद गए तो 5400 आ गया। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अगर आपके ऊपर डालूं तो क्या कुछ गलत बात है? बताओ मुझे, क्या कुछ गलत बात है? क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा सकते? x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? कुछ भी प्रॉब्लम आएगी क्या क्वेश्चन में? मेरा क्वेश्चन खो गया एक्चुअली। हाँ मिल गया मुझे। तो इन्होंने कहा था हमसे 10 साल का। हाँ तो ये 5400, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी? तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कराओ बेटा। मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवा के आ चुका हूँ आपको। मैंने दोनों इक्वेशन बना के दे दी है। x और y निकाल लो, आपको मंथली इनकम भी पता चल जाएगा और ईयरली इंक्रीमेंट भी पता चल जाएगा। बस सॉल्व कराने की देरी है, वो आपको करा के दिखाना है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो और चाहे आप एलिमिनेशन लगा लो, दोनों से आंसर आराम से आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत होना। आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ भी सकते हो, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, आप फोटो खींच के भेज दो, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या है, जरा उसकी बात करते हैं। तो द प्राइस, एक मिनट देना स्टूडेंट्स। हाँ, द प्राइस
of 3 chairs and 2 tables is 4500 rupees and price of 5 chair and 3 table is 7000 rupees. फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कितना होगा ये बताना है। कितना इजी क्वेश्चन है। आपको 2 चेयर 3 कुर्सी खरीदनी है तो इतना रुपए देते हो, उतनी कुर्सी खरीदनी है इतना। पहले ये तो बताओ कि एक कुर्सी का रेट कितना है। अगर एक कुर्सी का रेट निकल कर आता है तो आप आराम से कितनी भी कुर्सी का रेट निकाल सकते हो, है ना। तो मैंने क्या कहा, लेट प्राइस ऑफ 1 चेयर। अगर मैं एक चेयर का प्राइस कहूं x रुपए है एंड और क्या टेबल खरीदा था ना, प्राइस ऑफ 1 टेबल, तो वो कितना हो गया स्टूडेंट्स, y रुपए हो गया। अगर तो बताओ बेटा, अगर आप लोग एक चेयर 10 रुपए की है तो 3 चेयर कितने की हो गई, 30 रुपए की। इसी तरह से अगर एक चेयर x रुपए की है तो हमने खरीदी 3 चेयर, तो 3 चेयर का रेट कितना हो गया, 3x। और साथ ही साथ 2 टेबल खरीदी, अगर एक टेबल y रुपए की पड़ी तो 2 टेबल कितने की पड़ गई, 2y रुपीज की। और टोटल रुपये बन जाता है 4500। जब आपने चेयर का खर्चा और कुर्सी का खर्चा दोनों ऐड कर दिया तो आपको पता चल गया 4500 रुपीज़ आएगा। ये तो हो गया पहली कंडीशन में। लेकिन इन्होंने दूसरी बार भी यही कहा कि अगर 5 चेयर और 3 टेबल खरीदते हो, भाई एक चेयर अगर हमें इतने रुपए की पड़ रही तो 5 चेयर कितने की पड़ेगी, 5x रुपए की। और चेयर कितनी टेबल कितनी खरीदो, 3 टेबल। तो एक टेबल का जो रेट है वो 5y है, तो हमारा 3 टेबल का रेट 3y हो जाएगा। और साथ ही साथ ये टोटल रुपीज जो बैठेगा वो 7000 रुपीज बैठेगा। बात समझ रहे हो कैसे बनाया है। अरे बेटा टोटल खर्चा हमने ऐड कर दिया, कुर्सी पे कितना खर्चा हुआ, टेबल पे कितना खर्चा हुआ, बस ऐड कर दो। एक कुर्सी का खर्चा 100 रुपए है तो 10 कुर्सी का खर्चा 10x आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अब बस सॉल्व कराने की प्रॉब्लम बची है। क्या सॉल्व कर लोगे या मैं कराऊं? चलो पहला वाला तो आपके लिए छोड़ा है, इसको मैं करा देता हूं। आप क्या करो, यहां पर पहले तो इक्वल बनाने की कोशिश करो। मैं क्या कहूंगा, मैं इक्वल कैसे बनाऊंगा, यहां 3x है, यहां 5 है, मैं 15 बना लूं क्या, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई, नहीं इस इक्वेशन को मैंने किया 5 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद ये इक्वेशन जो बनकर तैयार हुई वो ये बनकर तैयार हुई, 5 3 जा 15x प्लस 10y और 5 5 जा 20, 5 5 4 जा 20 एंड 00। फिर 3 से मल्टीप्लाई कराना है तो 3 5 जा 15x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 7 जा 21000। बेटा क्या करोगे, माइनस करेंगे ना, इस वाले 15 में से इसको माइनस कर दो तो टोटल हमारा ये तो 0 हो गया। जब इसको भी माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 10 - 9 तो y आ जाएगा। और यहाँ पे जब 22500 में से 21000 माइनस कर दोगे तो बचेगा 1500 रुपये। ये हमारा 1500 रुपये बच गया, ठीक है। 1500 रुपये टोटल बच गया। मतलब एक टेबल का जो रेट था y जो था वो 1500 रुपये था। अच्छा हमें रेट पड़ गया, निकल कर आ गया किसका, टेबल का। अब हमें x का रेट चाहिए होगा, मतलब हमारा चेयर का रेट कितना है। तो वो कैसे निकालें, पुट कर दो किसी भी कोई इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल टू 1500 इन इक्वेशन तो बना ही नहीं है स्टूडेंट्स। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, इसको मैंने 1 कर दिया, यहाँ पर आपको 2 कर दिया, ठीक है। तो 1 में पुट करो या फिर आप इसको a बना लो और इसको बना लो b। तो ऐसा है ना, इसलिए क्या, क्योंकि 1 जो है ग्रेटर हो गई है, मैं a में पुट कराता हूँ वो छोटी वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 1500 पुट करानी ना, 3x प्लस 2 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 3000 4500 और 3000 को उधर भेज दो तो 3x इज इक्वल टू 4500 माइनस 3000। तो ये कितना हो जाएगा, 1500 रुपीज़। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1500 डिवाइड बाय 3 5 जा 15, x की वैल्यू कितनी, 500 रुपीज़। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कर डालना है, ठीक है। मैंने यहाँ वर्डिंग नहीं, आपको समझाने पे को ध्यान दिया है। आप इसकी वर्डिंग खुद से लिख सकते हो, समझदार हो ना, उसकी वर्डिंग खुद से लिखो। बस ये समझ के चलो कि क्वेश्चन किया कैसे गया है। मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है,
ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अभी आगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है जरा उसके बारे में भी समझो। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी तो थी, हमसे क्वेश्चन ने ये कहा था 2 चेयर और 2 टेबल का रेट बताओ। तो बेटा x की वैल्यू आई 500 और ये आ गया टोटल 1500, क्या था, टेबल था और वो चेयर था। तो हमें 2 चेयर कितने की पड़ेगी, एक चेयर 500 की है तो 2 चेयर, तो 2 इंटू 500 इज इक्वल टू 1000 रुपीज की, है ना। और 2 टेबल कितने के पड़ेंगे, 2 टेबल, तो 2 इंटू 1500 इज इक्वल टू 3000 और टोटल अगर ऐड कर दोगे तो 4000 रुपीज। इतना खर्चा टोटल पड़ेगा। इन्होंने अलग अलग पूछा था तो हम लोगों ने अलग अलग भी बता दिया, अगर दोनों का सम पूछ रहे हैं तो ये भी बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है, ये दिमाग से उतर गया था। चलो अब चलते हैं आगे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लो। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें। द सम ऑफ द डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ये कई बार पहले भी मैंने आपको बताया है सेशंस में, आज फिर से बारी आई है, फिर से देखेंगे। चलो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर, ओके, बाय 27। फाइंड द 2 डिजिट नंबर कितना है ये बताइए। अच्छा स्टूडेंट्स, चलो बताता हूँ। आपको 2 डिजिट नंबर जब भी लेट करना होता है, तो जैसे आपने लेट किया 65 को, है ना, बट आपको पता है ये है टेंस और ये है वंस। टेंस में हमेशा 10 से मल्टीप्लाई, वंस में हमेशा 1 से मल्टीप्लाई रहता है, तभी तो आप इसको ऐड करके 65 बनाते हो पूरा, है ना, ऐसा रहता ही रहता है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि आपके पास 2 डिजिट जो नंबर था, लेट करो, लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई रहा होगा। सपोज दैट मैंने ऐसे कह दिया, जहां पे 1 के प्लेस पर आपको y दिखेगा और 10 के प्लेस पर आपको x दिखेगा, तो ये एक्चुअल में नंबर नहीं है स्टूडेंट्स। आप जरा इस बात को समझो, एक्चुअल में ये नंबर नहीं है। नंबर जो लिखा जाता है इस पोर्शन में, उसको ऐसे लिखा जाता है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, देन आपका नंबर बनेगा। मतलब ऐसे नंबर नहीं लिखना है, नंबर लिखना है 10x प्लस वाई से, जहां पर आपको डिजिट, वंस की डिजिट क्या दिखेगी, वंस डिजिट जो दिखेगी वो दिखेगी y, और टेंस की जो डिजिट दिखेगी वो दिखेगी आपको कितनी, x दिखेगी। बात आओ, ये बात समझ में आ गई। फिर इन्होंने कहा था कि आप उस डिजिट का क्या करो, सम कर दो। चलो ठीक है, सम कर देते हैं भाई। कहाँ गया, और सम करके क्या आएगा, 9 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x और y का हमने सम किया तो ये आ गया 9। बट इन्होंने कहा था कि आफ्टर द इंटरचेंजिंग नंबर्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब जो पहले x y था अब उसको y x कर दो, है ना। अगर y x करोगे तो पहले 10x प्लस वाई था, अब बन जाएगा 10y प्लस x बन जाएगा, अब ये बन जाएगा नंबर। तो इंटरचेंज करने के बाद में इन्होंने कहा जो नंबर आता है वो एक्सीड होता है, मतलब बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है, 27 से बढ़ जाता है। इस बारे में भी समझो। तो वो इंटरचेंजिंग नंबर अगर मैं बताऊं आपको, इंटरचेंजिंग नंबर, तो इंटरचेंजिंग नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, जरा इसके बारे में। तो पहले था 10x प्लस वाई, अब हो गया 10y प्लस एक्स। बताओ ये बात समझ में आ गई। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये है एक्सीड। एक्सीड मतलब बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, ये 27 बढ़ गया है। ओरिजिनल नंबर से 27 बढ़ गया है, मतलब इनके बीच में कितना डिफरेंस आ गया, 27 का। अगर हम इनको माइनस करेंगे तो 27 मिलेगा। जरा माइनस करके देखो, लेकिन माइनस करें किसको, इसको पहले रखें या इसको पहले रखें। बेटा बढ़ा ये है, ये ज्यादा हुआ, एक्सीड करा है ये, तो इसको पहले रखना पड़ेगा। तो अगेन हम ये समझ गए कि 10y प्लस एक्स में से ये जो है माइनस होगा 10x प्लस वाई में से, तो कितना एक्सीड आएगा हमारे पास में, कितना बढ़ा हुआ नंबर आएगा, 27 आएगा। और जैसे ही आप इसको माइनस करें 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई,
इज इक्वल टू 27। तो 10y में से y गया तो 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27। 9 कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, कितना बचेगा जरा बताओ। 9 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया y माइनस एक्स 27/9। 9 3 जा 27, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ x प्लस वाई था, यहाँ y माइनस एक्स है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दोगे तो प्लस का x और माइनस का x हो जाएगा कैंसिल। तो जैसे ही कैंसिल हुआ y और y हो गया 2y इज इक्वल टू 9 और 3 कितना हो गया 12। तो y की वैल्यू आ गई 6। ये लो डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट बहुत जल्दी जल्दी में बता दिया है। आपको यहाँ लिखना क्या है, लिखना है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो तो जो मिलेगा वो y की वैल्यू मिल गई। अगर हमारा y जो था, y क्या था, अच्छा y जो था वो 1s का डिजिट था। ठीक है, तो 10s का डिजिट हमें x निकालना है। x कैसे आएगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। मैंने कहा 2 में रख दिया। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो 2 में पुट किया तो यहाँ हो गया 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा y इज इक्वल टू 6 है बेटा, यहाँ 6 पुट किया, ये भी हमारे पास 6 आ गया। 6 को उधर लेके जाओगे, माइनस एक्स 3 माइनस 6 तो x की वैल्यू -3। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये आपका आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, 7th क्वेश्चन भी खत्म। तो ये हमारा क्या हो गया, डिजिट्स आ गए। इन्होंने डिजिट्स पूछा था या नंबर पूछा था, तो इन्होंने हमसे पूछा था नंबर कितना है ये बताओ। तो नंबर कितना है बेटा, नंबर तो हमारे पास में जो था वो 10x प्लस वाई था। तो 10x प्लस वाई का मतलब 10 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस वाई का मतलब कितना 6। तो 10 3 जा 30 और ये हो गया 36, मतलब 36 आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे चलो और बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में अब हमसे क्या बोला है उसके बारे में भी डिस्कस करूं। सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, सबके सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। फिर उनका इन ट्रायंगल ABC द मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर A B and C। ओके, आल्सो रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ B and C इज 4 and 5। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले तो एक ट्रायंगल बना लो ABC। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं जो मेजर है कितना, मेजर ऑफ एंगल A, तो एंगल A का जो मेजर है वो इक्वल है एंगल B और एंगल C के सम का। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। पहली बात तो यही आ गई हमारे पास में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो फिर उसके बाद में ये भी कहते हैं रेशियो ऑफ B एंड C 4 and 5। तो B अपॉन C कितना है 4 and 5। तो B एंगल और C एंगल का रेशियो 4 and 5 है। मैंने आपको यह भी बताया रेशियो को जब ब्रेक किया जाता है तो आपको ये कांस्टेंट वैल्यू दे देते हो, इनको कांस्टेंट वैल्यू दो और ब्रेक कर दो। तो कैसे ब्रेक हुआ, एंगल B इज इक्वल टू 4x और एंगल C इज इक्वल टू 5x। मैंने अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू दे दी, इनको x और x अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू दे दी। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आप क्या ये बता सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, एक ही तो इक्वेशन हमारे पास उसी में रखो। तो एंगल A इज इक्वल टू कितना हो गया 4x प्लस 5x मतलब 9x। एंगल A हमारा 9x आएगा। लेकिन अभी आंसर तो आया नहीं, हमें तो एंगल फाइंड करने थे, है ना। द फाइंड मेजर ऑफ द एंगल्स। हाँ, तो एंगल कैसे फाइंड होंगे आपको पता है। अगर किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम करते हो तो कितना डिग्री आता है, तो वो आता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ वही प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, कौन सी, सम एंगल प्रॉपर्टी। सम एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम गए तो मिलेगा 180। तो सम एंगल थ्योरम क्या कहती है, ए बी एंगल सी का सम, ए की वैल्यू आ गई 9x, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4x और फिर 5x, सी की वैल्यू 5x। स्टूडेंट्स कितना आ गया जरा बता सकते हो आप टोटल? 9 and 4 13 and 5 18 आ गया।
तो हमारे पास में यहाँ पर इसकी जगह पे मिल गया 18x इज इक्वल टू 180, 18 10 जा मतलब x की वैल्यू 10 आ गई। बताओ ये बात क्लियर है, कहीं भी कोई समस्या? अगर x की वैल्यू 10 है तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 9 जा 90 डिग्री, एंगल B की वैल्यू 40 डिग्री, एंगल C की वैल्यू 50 डिग्री। यही आपका आंसर, खत्म। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करते रहो और आराम से आगे बढ़ते रहो। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। डिवाइड अ रोप लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू द 1/3 पार्ट लार्जर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। ठीक है भाई, ठीक है। देखो भाई, कोई एक रस्सी है इनके पास, उसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से एक लार्जर है तो एक स्मॉलर है। हमें नहीं पता कौन सी लार्जर है कौन सी स्मॉलर है, हमको तो बस इतना पता है कि हाँ इन्होंने 2 चीज़ें बोल रखी हैं, उसमें से हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। तो जरा ऐसी बातों को समझो। क्वेश्चन नंबर 9, एक रस्सी है, कितनी है? 560 है, हमें नहीं पता कौन सी कहाँ तक है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो कि लार्जर और स्मॉलर पार्ट बन जाए। मैंने कहा ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया। बताओ ये बात क्लियर? तो ये आपको लार्जर दिख रहा होगा, ये स्मॉलर दिख रहा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, फिर उन्होंने कहा सच दैट ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ देयर स्मॉलर पार्ट। अच्छा, स्मॉलर पार्ट को मैंने लेट कर लिया x और लार्जर पार्ट को लेट कर लिया y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्होंने कहा ट्वाइस ऑफ स्मॉलर पार्ट, ठीक, ओके, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्ज पार्ट, 1/3 ऑफ लार्ज पार्ट। ये लो, लार्ज पार्ट कितना था? y था, तो हमने y का 1/3 कर दिया। अब ये भी समझ जाओ, 3 को इधर ले आओ, 6x इज इक्वल टू y बन गया, तो y की वैल्यू आ गई, है ना। अब y की वैल्यू आ गई तो कैसे निकालोगे भाई? ये कितना था टोटल था 560, टोटल हमारे पास x प्लस वाई भी है, तो हमने क्या कहा? सिंस x प्लस वाई है हमारे पास में 560, y की वैल्यू कितनी है? 6x इज इक्वल टू 560, कितना हो गया? 7x इज इक्वल टू 560, सो x की वैल्यू 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 80 आ गया x की वैल्यू। तो स्मॉलर पार्ट कितना आया? स्मॉलर पार्ट आया x की वैल्यू 80, ये क्या है? स्मॉलर पार्ट है। ठीक है, लार्जर पार्ट कितना था? लार्जर पार्ट y है ना स्टूडेंट्स, तो y कितना है? y इज इक्वल टू 6x, मतलब y की वैल्यू 6 इंटू 80, तो कितना हो गया? 8 6 48, तो 480। वाकई में लार्ज है, वो 80 है, ये 480 है, तो ये तो वाकई में लार्ज हो गया। बताओ ये बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से और फिर आगे चलते हैं। इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देयर वर 60 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चन आए हैं पेपर के अंदर। कैलकुलेशन लगाओ, आप ही के ऊपर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये मोटा मोटा आंसर आ जाना चाहिए। द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स, अगर सही क्वेश्चन करोगे तो 2 नंबर मिलेगा। एंड इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क, अगर गलत कर दिया तो एक नंबर मिलेगा। वुड भी सब्ट्रैक्ट बेटा, मिलेगा नहीं, कट जाएगा ये। ठीक है, माइनस मार्किंग चल रही है, ये बात समझो। अच्छा, यशवंत हैड अटेम्प्ट all questions and he got 90 numbers. Okay, how many questions are got wrong? बेटा मेरी बात अच्छे से समझो, मैं क्वेश्चन को नहीं कराने वाला, ठीक है। तो क्यों नहीं करा रहा हूं? ये क्वेश्चन जो है सब्ट्रैक्शन पे जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन लोगे, अगर उसका सही में से गलत वाले आंसर माइनस कर दोगे तो आपके टोटल 90 मार्क्स आएंगे। आप इस क्वेश्चन को सोचो, सोच के बताओ कि कितना आंसर आ रहा है, किस किस का आंसर कैसे कैसे आया, कौन कौन सा तरीका लगाया। पहले आप लोग इसके ऊपर मेहनत करो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसको करो, ठीक। मैं नहीं करा रहा हूं, क्यों नहीं करा रहा हूं? आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत दिखानी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए छोड़ा है। आपके पास अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, आप हमें कमेंट में भी बता सकते हो, सर ये प्रॉब्लम हो गई, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे।
तो जाते जाते जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ बने हुए थे सेशन को ज़रूर लाइक करें, अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर ज़रूर करें, और जितने भी लोग मेरे साथ नए बने हुए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।